गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर से हम जो सौरमंडल की उत्पत्ति है हमारी, या हम कह सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के भी कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में तीन सिद्धांत हैं, तीन थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, वो दी हुई हैं। सबसे पहले तो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। दूसरी जो है वो है टाइडल हाइपोथेसिस, और लास्ट है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो इन तीनों का हम अध्ययन इसमें अगले जो 3 वीडियो लेक्चर है उसमें करेंगे। सबसे पहले हम जो नेबुलर हाइपोथेसिस है लाप्लास की, उसके बारे में बात करेंगे। नेबुलर जो हाइपोथेसिस है, या इसका जो इससे संबंधित निहारिका संकल्पना से संबंधित जो पहला विचार है, वो एक विद्वान हुए थे पहले, इमैनुअल कांट। तो कांट ने वो विचार दिया था, हालांकि उसमें बहुत अधिक जो संशोधन है वो करके बाद में लाप्लास ने इस संकल्पना को सही ढंग से प्रस्तुत किया था 1796 में। और तब से लेकर 19वीं शताब्दी के पूरी 19वीं शताब्दी तक ये जो हाइपोथेसिस है ये मान्य रही थी सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए। तो ये लाप्लास ने जो 1796 में अपनी हाइपोथेसिस दी थी, वो उन्होंने, उनकी एक किताब आई थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इस पुस्तक में उन्होंने ये हाइपोथेसिस है वो प्रकाशित की थी। तो लाप्लास ने क्या माना था कि एक निहारिका से हमारा जो पूरा पूरा सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या उनकी मान्यताएं थी और क्या उनका सिद्धांत था, इन सब के बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाप्लास ने क्या माना कि ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, या हमारे जो सौरमंडल है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो एक निहारिका से हुई है, एक नेबुला से हुई है, एक नेबुला से हुई है, निहारिका से हुई है। और निहारिका क्या थी? निहारिका एक तप्त गैसों व धूल का बादल था, यानी कि जिसमें गैसेस और डस्ट ये दो थे, बहुत गर्म गैसें थी और डस्ट था। तो उन दोनों से मिलकर जो एक बादल सा बना हुआ था, वो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? निहारिका। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है? लाप्लास के अकॉर्डिंग एक निहारिका है। तो इस निहारिका की एक अन्य विशेषता थी कि ये पहले से घूम रही थी, घूर्णन कर रही थी, यानी कि गतिशील थी, ये स्थिर नहीं थी। तो पहली मान्यता थी उनकी कि एक निहारिका थी जिसमें तप्त गैसें थी और धूलकण थे। दूसरी उनकी मान्यता थी कि ये निहारिका स्थिर नहीं थी, ये घूर्णन कर रही थी। और तीसरी जो उनकी मान्यता थी लाप्लास की, वो क्या थी कि ये निहारिका है वो निरंतर ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है। और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, जब वो ठंडी होती है तो वो क्या करती है? सिकुड़ती है, ठीक है। और कोई भी वस्तु अगर गर्म होती है तो वो फैलती है। तो फैलने की जो प्रक्रिया वो तापीय प्रसार कहलाएगी, और जो ठंडा होकर सिकुड़ने की प्रक्रिया है किसी भी वस्तु की, वो तापीय संकुचन कहलाएगी। तो ये जो निहारिका थी, ये ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही थी, और ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण ये सिकुड़ रही थी, यानी कि इसके आकार व आयतन में निरंतर कमी हो रही थी। और इस कारण इसकी गति है वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी वस्तु स्पिन करती है या घूमती है, तो उसमें बाहर की ओर एक केंद्रापसारित बल लगता है। हम किसी भी वस्तु को घुमाएंगे तो उसमें बाहर की ओर एक बल लगेगा, वो क्या कहलाएगा? उसका केंद्रापसारित बल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। एक दूसरा बल जो इन्हीं ग्रहों में या फिर इन सारी खगोलीय पिंडों में लगता है, वो होता है उनके केंद्र की ओर का जो बल होता है, वो उसे हम अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। तो ये दो बल हैं वो इन पिंडों पे पूरे लगते हैं।
तो लाप्लास ने क्या कहा कि ये घूमती हुई नेबुला पर एक केंद्र प्रसारित बल काम करने लग गया और इसकी गति जैसे जैसे तेज़ होती गई वैसे वैसे ये केंद्र प्रसारित बल है उसका मान भी बढ़ता गया और मान बढ़ता गया तो इसका जो बाहरी भाग है नेबुला का वो बाहरी भाग क्या हुआ उसमें भारहीनता होने लग गई यानी कि वो हल्का होने लगा और उसमें उभार आ गया और उभार आने से अंततः निहारिका से एक छल्ला सा अलग हुआ यानी कि निहारिका है वो एक छल्ले की या एक डिस्क जो होती है जो हम सीडी वाली डिस्क देखते हैं वैसी सी आकृति में ये निहारिका आ गई। अब इस निहारिका के आंतरिक भाग जो हैं वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो तत्व हैं वो एकत्रित होना शुरू हो गए और इसका जो बाहरी भाग है उसमें आयरन कार्बन वगैरह ये जो एलिमेंट थे वो एक तरह से एकत्रित होना शुरू हो गए। तो इस कारण क्या हुआ कि ये इस केंद्र के चारों ओर ये पदार्थ हैं ये घूमने लग गए। केंद्र में क्या आ गया हाइड्रोजन और हीलियम और बाहर की ओर आयरन और कार्बन और जितने भी भारी मटेरियल और थे वो सारे के सारे बाहर की ओर आ गए। अब ये जैसे जैसे घूमता गया तो जो आंतरिक भाग था वहाँ पर संलयन क्रिया होना शुरू हो गई यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन है वो उसमें संलयित होकर वो संयोजन करके हीलियम के कणों में बदलने लग गया और इस प्रक्रिया से जो आंतरिक भाग है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई और जो बाहर इस आंतरिक भाग के बाहर जो पदार्थ फैले थे वो भी कई जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिंगों में कई जो वलय हैं उनमें इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये पदार्थ हैं वो अलग अलग वलयों में यहाँ पर चक्कर लगाने लग गए। अब इन पदार्थों में क्या हुआ इन पदार्थों में वो अभिकेंद्रीय बल या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पदार्थ संगठित होने शुरू हो गए। अलग अलग जगह ये पदार्थ क्या होने लगे संगठित होने शुरू हो गए और इस संगठन से अंततः बाद में क्या बना इन भागों में ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होने लग गया। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि इस निहारिका से पहले एक डिस्क सी बनी और वो डिस्क है उसके बाद में जो आंतरिक भाग है वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई संलयन क्रिया से। तो वो आंतरिक भाग है उसने किसका रूप ले लिया सूर्य का रूप ले लिया और जो बाहरी भाग हैं वहाँ पर जो पदार्थ फैले थे जो छिटके थे वो पदार्थ बाद में संगठित होना शुरू हो गए और उनके संगठन से बाद में यहाँ पर ग्रह हैं उपग्रह हैं वो सारे जो खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर बनने लग गए और वो चूँकि निहारिका पहले से ही गतिशील थी घूर्णन कर रही थी तो उसी दिशा में ये सूर्य के चारों ओर ये पदार्थ हैं ये जो ग्रह हैं ये घूर्णन करने लग गए। तो ये इनकी जो लाप्लास की संकल्पना थी निहारिका संकल्पना उसका बेसिक सा था। इसमें एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं कि पहले एक तप्त गैस और धूल कणों की एक निहारिका थी वो घूम रही थी तो उसके केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन और हीलियम आ गए और बाहरी भाग में अन्य पदार्थ हैं वो छिटक गए। ठीक है अब ये निरंतर घूमती गई और इसके केंद्र में जो हाइड्रोजन थी उसने संलयन क्रिया प्रारंभ कर दी तो वहाँ ऊर्जा ज़्यादा पैदा होने लग गई। तो ये भाग है ये सूर्य के रूप में रूपांतरित होने लग गया और जो बाहरी भाग में जो पदार्थ फैले थे वो भी आपस में एक दूसरे से संगठित होने लग गए अलग अलग वलयों में या अलग अलग कक्षाओं में। यहाँ आकर क्या है जो आंतरिक भाग है वो सूर्य बन गया और बाहरी भाग में ग्रहों का निर्माण हो गया जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये इनकी निहारिका संकल्पना थी वो थी लगभग 100 से 150 साल तक ये निहारिका संकल्पना है वो सौरमंडल की उत्पत्ति की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मान्य संकल्पना मानी जाती रही जब तक बिग बैंग थ्योरी नहीं आई थी तब तक। तो ये हालांकि अब है इसके विरोध में या हम कह सकते हैं इसके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। जैसे इसकी कुछ आलोचनाएं हैं वो आलोचना है कि लाप्लास ने ये कहा कि तेज़ गति से घूमने के कारण ये निहारिका टूट गई। तो इनकी आलोचना में ये लिखा जाता है कि इतनी तेज़ गति से भी नेबुला इतनी तेज़ गति है वो भी नेबुला को तोड़ने में समर्थ नहीं होती। फिर दूसरी इनकी आलोचना होती है कि ठीक है आपने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे ही ग्रह हैं ये बने सूर्य बने लेकिन
8 ही ग्रह क्यों बने, उसका कारण ये संकल्पना है वो स्पष्ट नहीं कर पाती। इसके आगे अन्य आलोचना ये भी है कि अगर ग्रहों का निर्माण नेबुला से हुआ है तो पहले गैस, फिर द्रव और अंत में ठोस बने, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह परिभ्रमण और परिक्रमण नहीं कर सकते। यानी कि पहले बहुत गर्म गैस थी, फिर उससे द्रव बने और अंत में ठोस, तो द्रव अवस्था में ये परिक्रमण नहीं कर सकते। तो इसका भी कोई जवाब वो नहीं दे पाए। दूसरा कि घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है वो एक ही होनी चाहिए, यानी कि घूर्णन की दिशा है वो एक ही होनी चाहिए लगभग, लेकिन हम जानते हैं कि शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं उनकी घूर्णन की जो दिशा है वो बाकी के ग्रहों से अलग है। वो क्यों है, इसका भी कारण ये संकल्पना है वो स्पष्ट नहीं कर पाती है, इसलिए इसकी आलोचनाएं भी हैं। हालांकि किसी ज़माने में ये सबसे मान्य संकल्पना थी। तो ये आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टाइडल हाइपोथेसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे।